अध्याय 3 चांदी मानक और उसकी विनिमय दर में असंतुलन। भाग 1 विनिमय दर क्या होती है और इसका महत्व। जय भीम साथियों, आप सुन रहे हैं जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी और आज हम शुरू कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की ऐतिहासिक पुस्तक रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उसका समाधान का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है चांदी मानक और उसकी विनिमय दर में असंतुलन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच के रिश्ते में कैसी खामियां आईं और इससे भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार हिल गई। भाग 1 विनिमय दर क्या होती है और इसका महत्व। इस भाग में हम समझेंगे कि विनिमय दर एक्सचेंज रेट क्या होती है, यह मुद्रा प्रणाली में क्यों केंद्रीय भूमिका निभाती है और जब यह दर अस्थिर हो जाती है तो राष्ट्र की आर्थिक सेहत पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो विनिमय दर एक्सचेंज रेट क्या होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ब्रिटिश पाउंड 15 रुपये है तो इस दर पर आप 1 पाउंड के बदले 15 रुपये ले सकते हैं। यह विनिमय दर व्यापार, आयात निर्यात, विदेशी निवेश और कर्ज सब कुछ तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ब्रिटिश भारत के समय समस्या यह थी, भारत की मुद्रा रुपया चांदी पर आधारित था, जबकि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देश सोने पर आधारित मुद्रा प्रणाली चला रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का रुपया सोने के मूल्य से सीधा संबंध नहीं रखता था और इसलिए उसकी विनिमय दर लगातार बदलती रहती थी। अंबेडकर का चिंतन। बाबा साहेब अंबेडकर यह स्पष्ट करते हैं कि मुद्रा प्रणाली तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक उसकी विनिमय दर स्थिर न हो। विनिमय दर केवल व्यापारिक सुविधा नहीं है, वह एक देश की आर्थिक गरिमा और स्वतंत्रता का मापक है। जब विनिमय दर अस्थिर होती है तो क्या होता है? एक विदेश व्यापार को भारी नुकसान होता है। व्यापारियों को कभी 1 पाउंड के बदले 15 रुपये मिलते तो कभी 13। इससे मुनाफा अनिश्चित हो जाता और प्रतिस्पर्धा घटती। 2 सरकार के अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों पर बोझ बढ़ता है। भारत को ब्रिटेन को हर साल होम चार्ज देना होता था। जब रुपया गिरता तो अधिक मात्रा में रुपए इकट्ठा करने पड़ते थे और बोझ पड़ता जनता पर। 3 जनता की क्रय शक्ति घटती है। मुद्रा कमजोर होने पर सामान महंगा हो जाता है, यानी सामान्य वर्ग की जिंदगी और कठिन होती चली जाती है। अंबेडकर का निष्कर्ष। बाबा साहेब कहते हैं कि चूंकि भारत का रुपया एक अस्थिर धातु चांदी पर आधारित था और बाकी दुनिया स्थिर धातु सोने पर, तो यह असंतुलन हर क्षेत्र में आर्थिक विषमता को जन्म देता था। इस भाग में हमने यह समझा कि विनिमय दर केवल मुद्रा की तकनीकी बात नहीं है, यह एक ऐसी चीज है जो किसी देश की सत्ता, व्यापारिक प्रतिष्ठा और जनता के जीवन स्तर को सीधे प्रभावित करती है। अगला भाग होगा चांदी के मूल्य में गिरावट और उसका रुपया पाउंड अनुपात पर प्रभाव, जिसमें हम देखेंगे कि 1873 के बाद चांदी की कीमतें गिरने से रुपये की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसे डगमगाने लगी। भाग 2 चांदी के मूल्य में गिरावट और उसका रुपया पाउंड अनुपात पर प्रभाव। इस भाग में हम देखेंगे कि 1873 के बाद चांदी की कीमतों में तेज गिरावट क्यों आई, इसका भारत के रुपये पर क्या असर पड़ा और कैसे रुपया पाउंड का रिश्ता अस्थिर हो गया। यह आर्थिक असंतुलन भारत के व्यापार, राजकोष और सामान्य जनता तक को प्रभावित करता चला गया। सन 1873 जब चांदी के मूल्य की गिरावट शुरू हुई, 1873 में अमेरिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सिल्वर कॉइनेज एक्ट पास कर दिया, जिसे विरोधियों ने क्राइम ऑफ 1873 कहा। इस अधिनियम के जरिए अमेरिका ने चांदी के सिक्कों की ढलाई बंद कर दी और स्वर्ण मानक की ओर बढ़ चला। इसके बाद जर्मनी ने चांदी त्याग दी, फ्रांस ने अपनी बायमेटालिक यूनियन तोड़ दी और लगभग पूरा यूरोप सोने की ओर शिफ्ट हो गया। अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चांदी से मुंह मोड़ चुकी थीं। नतीजा, चांदी की अंतर्राष्ट्रीय मांग में भारी गिरावट आई, लेकिन भारत और चीन जैसे कुछ देश अब भी चांदी मानक पर टिके हुए थे। पर चूंकि दुनिया की प्रमुख व्यापारिक शक्तियां चांदी से हट चुकी थीं, इसलिए चांदी का मूल्य गिरता चला गया।
और जब चांदी गिरी तो भारत का रुपया भी गिरा। चूंकि भारत का रुपया चांदी आधारित था, जैसे ही चांदी की कीमत घटी, रुपया भी कम मूल्य वाला बन गया। पहले 1 रुपया 1 शिलिंग 6 पैसे ब्रिटिश मुद्रा में, फिर 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे, 1 रुपया 1 शिलिंग, 1 रुपया 10 पैसे, और कुछ वर्षों बाद 1 रुपया 9 पैसे तक गिर गया। इस अस्थिरता ने भारत के आर्थिक ढांचे को झकझोर दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ा? एक, विदेश व्यापार में नुकसान। निर्यातकों को विदेश में भुगतान के बदले कम मूल्य मिलने लगा। आयात महंगा हो गया, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा। 2, सरकारी देनदारियां महंगी हो गईं। ब्रिटेन को दिया जाने वाला होम चार्ज अब पाउंड में स्थिर था, लेकिन रुपया गिर रहा था, तो सरकार को ज्यादा रुपए इकट्ठा करने पड़ते थे। 3, जनता पर कर का बोझ बढ़ा। होम चार्ज की पूर्ति के लिए टैक्स बढ़ा दिए गए। इस आर्थिक दबाव का असर गरीबों, किसानों और श्रमिकों पर सबसे ज्यादा पड़ा। 4, रुपये की प्रतिष्ठा में गिरावट। अब रुपया एक कमजोर, अस्थिर और कम दर्जे की मुद्रा बन गया था। इससे भारत का वैश्विक मुद्रा बाजार में सम्मान भी घटा। अंबेडकर की दृष्टि। बाबा साहेब इस पूरे संकट को सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक और राजनीतिक पतन भी मानते हैं। वे कहते हैं, एक राष्ट्र की मुद्रा उसकी आत्मा होती है। जब वह अस्थिर हो, तो जनता का भविष्य भी अस्थिर हो जाता है। इस प्रकार चांदी की कीमत में आई गिरावट ने रुपये को ब्रिटिश मुद्रा के मुकाबले गिरा दिया, और इस विनिमय दर के बिखरते संतुलन ने भारत के हर नागरिक को प्रभावित किया। अगला भाग होगा व्यापार घाटा, भुगतान संकट और मुद्रा की अवमानना, जिसमें हम देखेंगे कि इस गिरावट ने सरकार, व्यापारियों और आम जनता को कैसे घेर लिया। भाग 3, व्यापार घाटा, भुगतान संकट और मुद्रा की अवमानना। इस भाग में हम जानेंगे कि रुपये की गिरती विनिमय दर के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा, होम चार्ज जैसे स्थायी दायित्वों को पूरा करना कठिन हो गया, और भारत की मुद्रा को वैश्विक स्तर पर तुच्छ समझा जाने लगा। 1, व्यापार घाटा, जब निर्यात हुआ घाटे का सौदा। जब भारत का रुपया कमजोर होता गया और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरती गई, तब इसका सबसे पहला असर पड़ा विदेश व्यापार पर। आयात महंगा हो गया। भारत को अब बाहर से आने वाली चीजों, जैसे मशीनरी, दवाइयाँ, तकनीक के लिए पहले से कहीं ज्यादा रुपए देने पड़ते थे। निर्यात सस्ता हो गया। भारत अपने माल को विदेशी बाजारों में बेच तो रहा था, लेकिन कम दाम पर। विदेशी ग्राहक सस्ता माल तो खरीदते थे, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं, उन्हें ही मिलता था। इससे भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, बढ़ता चला गया। 2, होम चार्ज का संकट, जब सरकार जनता से वसूली करने लगी। ब्रिटिश सरकार भारत से हर साल एक निश्चित रकम ब्रिटेन को भेजती थी, जिसे कहा जाता था होम चार्ज, यानी भारत की कमाई से इंग्लैंड में सरकारी खर्चों का भुगतान। यह भुगतान ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में होता था, यानी सोने आधारित मुद्रा में। अब चूंकि भारत का रुपया गिर रहा था, सरकार को पहले से कई गुना अधिक रुपए इकट्ठा करने पड़ते थे ताकि वह वही पुरानी राशि ब्रिटेन भेज सके। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ने कर बढ़ा दिए, आयात शुल्क लगाए, और जनता की जेब से वह पैसे निकाले जो कभी सीधे ब्रिटिश शाही खजाने में चले जाते थे। 3, भुगतान संकट, मुद्रा का वैश्विक मूल्य घटता गया। अंबेडकर बताते हैं कि चांदी की कीमत जितनी गिरती गई, रुपया उतना ही अस्थिर और अविश्वसनीय होता चला गया। अब कोई भी विदेशी व्यापारी या सरकार भारत की मुद्रा को गंभीरता से नहीं लेती थी। बैंक लेन देन कठिन हो गए, मुद्रा का भविष्य अनिश्चित हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की प्रतिष्ठा घटने लगी। यह एक प्रकार का मुद्रा का सामाजिक अपमान था। 4, श्रमिक वर्ग पर सबसे भारी मार। जैसा कि बाबा साहेब बार बार कहते हैं, हर आर्थिक नीतिगत गलती का सबसे बड़ा शिकार होता है गरीब आदमी। यहां भी वही हुआ। रुपए की गिरावट ने महंगाई बढ़ा दी, लेकिन मजदूरी स्थिर रही। जरूरी सामान महंगे हो गए, पर आम आदमी की आय नहीं बढ़ी। इससे भारत में अदृश्य गरीबी की लहर शुरू हो गई, जो आंकड़ों में नहीं, लेकिन हर थाली में, हर बाजार में और हर चेहरे पर दिखती थी। बाबा साहेब का विश्लेषण। जब सरकारें अपनी गलत मुद्रा नीतियों की सजा जनता से वसूल करती है,
तो यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं, नैतिक अपराध होता है। इस भाग में हम यह देख पाए कि रुपया केवल एक गिरती हुई मुद्रा नहीं था, वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक शोषित राष्ट्र की पहचान बन चुका था। अगला भाग होगा मुद्रा आपूर्ति और महंगाई का संबंध, जिसमें हम जानेंगे कि रुपये की अस्थिरता ने कैसे देश में महंगाई और गरीबी को जन्म दिया। भाग 4 मुद्रा आपूर्ति और महंगाई का संबंध। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि मुद्रा की मात्रा में असंतुलन, विशेषकर चांदी की गिरती कीमत और उसकी घटती आपूर्ति, भारत में मूल्य वृद्धि, वस्तुओं की कमी और अंततः गरीबी की गहराई को कैसे जन्म देती है। सबसे पहले समझें मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई क्या है। मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य है देश में मौजूद संचालित मुद्रा की कुल मात्रा, यानी जितने रुपए, सिक्के और नोट लोगों के पास, बैंकों में और बाजार में घूम रहे हैं। अब जब मुद्रा धातु आधारित हो, जैसे कि चांदी, तो उसकी आपूर्ति निर्भर करती है चांदी की वैश्विक कीमत पर, चांदी की खनन और ढलाई पर, और सरकार की मुद्रा नीति पर। 1873 के बाद क्या हुआ? चांदी की कीमत तेजी से गिरने लगी। सरकार ने चांदी के सिक्के ढालने पर नियंत्रण लगाया और रुपए की आपूर्ति सीमित कर दी गई। यानी भारत में प्रचलित मुद्रा की मात्रा स्थिर नहीं रही, वह या तो गिर रही थी या कृत्रिम रूप से नियंत्रित की जा रही थी। इसके दो बड़े परिणाम हुए। एक, महंगाई बढ़ी। जब बाजार में मुद्रा की मात्रा घटती है, तो वस्तुएं कम लोगों के हाथ में पहुंचती है और उनकी कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन भारत में समस्या उल्टी थी। रुपए की कीमत गिर रही थी, पर वस्तुओं की कीमतें स्थिर या ऊपर जा रही थीं। इसने एक दुहरी मार बनाई, रुपया कमजोर और महंगाई तेज। 2, मजदूरी नहीं बढ़ी। श्रमिकों, किसानों और निम्न वर्ग के लोगों की आय स्थिर रही, पर आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज, कपड़ा, तेल, नमक लगातार महंगे होते गए। बाबा साहेब कहते हैं, मुद्रा की कमजोरी केवल व्यापारिक वर्ग को नहीं, समाज के सबसे नीचे बैठे व्यक्ति को सबसे पहले और सबसे ज्यादा मारती है। मुद्रा और महंगाई का राजनीतिक रूप। अंबेडकर यहां सिर्फ आर्थिक विश्लेषण नहीं करते, वे इसे एक सामाजिक अन्याय के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार मुद्रा को नियंत्रित किया, लेकिन जनता को उसके प्रभाव से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। यह अदृश्य कर था जो हर नागरिक ने अपने जीवन स्तर से चुकाया। उदाहरण, मजदूर की मजदूरी 10 रुपये प्रति माह थी। अब यदि अनाज 1 रुपया से बढ़कर 2 रुपये हो गया, तो उसका खाना आधा हो गया। लेकिन सरकार ने उसकी मजदूरी नहीं बढ़ाई। यानी महंगाई वह है जो आपकी थाली से रोटी चुराती है और आप शिकायत भी नहीं कर सकते। अंबेडकर का निष्कर्ष। मुद्रा प्रणाली एक न्याय का यंत्र हो सकती है, लेकिन यदि वह शासन के हाथ में हो और जनता की पहुंच से बाहर, तो वह अन्याय की सबसे सटीक मशीन बन जाती है। इस भाग में हमने देखा कि चांदी आधारित रुपए की गिरावट ने सिर्फ सरकार को संकट में नहीं डाला, उसने आम जनता की कमर तोड़ दी। अगला भाग होगा ब्रिटिश साम्राज्य की मुद्रा नीति की असफलता, जिसमें हम जानेंगे कि डॉ. अंबेडकर ब्रिटिश नीतियों को कैसे पूरी तरह विफल घोषित करते हैं। भाग 5 ब्रिटिश साम्राज्य की मुद्रा नीति की असफलता। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश सरकार की मुद्रा नीति की असफलताओं का विश्लेषण करते हैं। यह नीति न तो वैज्ञानिक थी, न निष्पक्ष और न ही भारत के हित में। यह एक ऐसी योजना थी जो भारत को हमेशा कमजोर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर का पहला आरोप, नीति का कोई स्थिर आधार नहीं था। सरकार कभी चांदी को मुक्त रूप से ढालने देती थी, कभी उस पर रोक लगा देती थी, कभी सोने से रुपए को बांध देती थी, पर जनता को कभी यह नहीं बताती थी कि असली योजना क्या है। यह नीति नहीं थी, यह प्रयोगशाला में चल रही आर्थिक चालबाजी थी। दूसरा आरोप, नीति का उद्देश्य भारत नहीं, इंग्लैंड का लाभ था। ब्रिटिश सरकार ने हर वह फैसला लिया जिससे उसे होम चार्ज में स्थिरता मिले, व्यापार घाटा न हो और भारत के संसाधन सस्ते दामों में मिलते रहें। परंतु इस पूरे समय भारतीय व्यापारियों को घाटा हुआ, मजदूरों की मजदूरी घटी,
जनता को महंगाई और करों का बोझ झेलना पड़ा। यह मुद्रा नीति नहीं, बल्कि शोषण की अर्थनीति थी। तीसरा आरोप, सरकार ने जनता को जानबूझकर भ्रम में रखा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन ने भारत की जनता को कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि मुद्रा की विनिमय दर कैसे तय होती है, चांदी की कीमत क्यों गिर रही है, और सरकार किन मानकों पर निर्णय ले रही है। इस गोपनीयता के पीछे मकसद था जनता के मन में कोई प्रतिरोध न हो और वे मुद्रा को ईश्वर का नियम समझकर चुपचाप पीड़ा सहें। चौथा आरोप, ब्रिटिश मुद्रा नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से काट दिया। जब बाकी दुनिया स्वर्ण मानक की ओर बढ़ रही थी, भारत को चांदी के पतनशील रास्ते पर छोड़ दिया गया। इससे भारत वैश्विक व्यापार में पीछे रह गया, निवेशकों का भरोसा खो बैठा और मुद्रा के नाम पर एक बंद द्वीप बन गया। एक गुलाम राष्ट्र को मुख्यधारा से काटकर आर्थिक पिछड़ेपन में धकेल देना भी एक युद्ध जैसा अपराध है। निष्कर्ष, यह असफलता आकस्मिक नहीं, योजनाबद्ध थी। डॉक्टर अंबेडकर इस पूरे अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की मुद्रा नीति की विफलता कोई अकस्मात भूल नहीं, बल्कि औपनिवेशिक प्रभुत्व को बनाए रखने की गहरी साजिश थी। वे लिखते हैं, जिस दिन भारत को अपनी मुद्रा पर नियंत्रण मिलेगा, वही दिन उसकी असली आजादी की शुरुआत होगी। इस भाग में यह बात पूरी स्पष्टता से सामने आती है कि मुद्रा केवल एक आर्थिक यंत्र नहीं, वह सत्ता का माध्यम है, और जब वह औपनिवेशिक सत्ता के हाथ में हो, तो वह जनहित के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती है। अगला भाग होगा निष्कर्ष, स्थिर विनिमय दर की आवश्यकता, जो अध्याय 3 का अंतिम भाग होगा। भाग 6, निष्कर्ष, स्थिर विनिमय दर की आवश्यकता। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर तर्क देते हैं कि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है मुद्रा की विनिमय दर को स्थिर करना। यह न केवल व्यापार और प्रशासन के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक न्याय और गरीबों की भलाई के लिए भी अनिवार्य है। डॉक्टर अंबेडकर का मूल तर्क, मुद्रा का मूल्य जितना अस्थिर होगा, उतनी ही जनता की जिंदगी अस्थिर होगी। रुपए और पाउंड या अन्य विदेशी मुद्राओं के बीच का रिश्ता यदि हर महीने, हर साल बदलता रहेगा, तो व्यापारी योजना नहीं बना पाएंगे, सरकार बजट नहीं तय कर पाएगी, और आम आदमी की जीवन लागत रोज बदलती रहेगी। इससे न केवल अर्थव्यवस्था डगमगाती है, बल्कि विश्वास और अनुशासन भी टूटता है। स्थिर विनिमय दर से क्या लाभ होते? एक, व्यापार में भरोसा बढ़ता है। व्यापारी जानते हैं कि उन्हें किस दर पर लेन देन करना है। निर्यात आयात संतुलन में आता है। 2, सरकार का बजट और भुगतान स्थिर होता है। होम चार्ज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अनुमानित बनते हैं। कर प्रणाली अधिक न्यायसंगत बन सकती है। 3, जनता की क्रय शक्ति संरक्षित रहती है। आम लोगों की मजदूरी का मूल्य सुरक्षित रहता है। महंगाई पर नियंत्रण आता है। 4, आर्थिक स्वतंत्रता की नींव पड़ती है। जब देश अपनी मुद्रा और विनिमय दर को नियंत्रित कर सकता है, तभी वह वास्तविक आर्थिक निर्णय लेने की स्थिति में आता है। और कैसे हो यह स्थिरता? बाबा साहेब इस अध्याय में अभी किसी विशेष मानक, जैसे सोना या चांदी, को नहीं चुनते। वह सिर्फ इतना कहते हैं, चाहे जो भी मानक हो, वह ऐसा होना चाहिए जो विनिमय दर को स्थिर बनाए रखे। यानी भारत को एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आत्मनिर्भर मुद्रा प्रणाली चाहिए, न कि ऐसी जो विदेशी शक्तियों के हित में झुकी हो। एक चेतावनी भी। डॉक्टर अंबेडकर यह भी चेतावनी देते हैं, यदि भारत ने अपनी विनिमय दर को स्थिर नहीं किया, तो न वह व्यापार में आगे बढ़ेगा, न ही उसकी जनता आर्थिक सुरक्षा पाएगी। इस अध्याय का सार है, भारत को भविष्य में यदि आर्थिक रूप से स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और समर समाज बनाना है, तो उसे सबसे पहले अपनी मुद्रा की नींव को मजबूत करना होगा, और वह नींव है स्थिर विनिमय दर। इसी के साथ समाप्त होता है अध्याय 3, चांदी मानक और उसकी विनिमय दर में असंतुलन। साथियों, अगर आपको डॉ. अंबेडकर के इन विचारों से प्रेरणा मिल रही है,
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुँचे। आप सुन रहे हैं जय भीम ऑडियो लाइब्रेरी। जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह मशाल है जो अंधकार को मिटाती है।